दोस्तों अभी हाल ही में मैंने नाइटमेयर सिनेमा नाम की एक अमेरिकन हॉरर एंथोलॉजी फिल्म देखी है जो कि 2018 में रिलीज हुई थी और इसे अलेहांद्रो ब्रुजेस, मिक गैरेस, रूही कितामारू, डेविड स्लेड और जो डांटे ने मिलकर डायरेक्ट किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि एंथोलॉजी फिल्म में यूजुअली 4 से 5 स्टोरीज होती है और यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। एंड मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको ऐसा फील हो कि चीज़ें समझ नहीं आ रही है, पता नहीं है क्या हो रहा है, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि अगर आप एक्सप्लेनेशन के एंड तक स्टिक करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। साथ ही मैं आपको कुछ थियरीज भी दूंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम समांथा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि थिएटर की तरफ जा रही थी। वो थिएटर के बोर्ड की तरफ देखती है जहां द थिंग इन द वुड्स नाम की मूवी लगी हुई थी और साथ ही उसके नीचे समांथा का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर समांथा थोड़ा शॉक हो जाती है और वो थिएटर के अंदर एंटर करती है। थिएटर पूरा खाली था और जैसे ही समांथा एक सीट पर बैठती है वैसे ही फिल्म शुरू हो जाती है, जिसमें लीड रोल में और कोई नहीं बल्कि समांथा खुद थी। जी हाँ दोस्तों, वो अपने आप को एक फॉरेस्ट में देखती है जहां वो पूरी तरह से खून में लथपथ थी। समांथा किसी से डर के भाग रही थी और अचानक ही फिसल कर वो एक ऑलमोस्ट रॉटन डेड बॉडी पे गिर जाती है। तभी हम यहाँ एक मास्क्ड मैन को देखते हैं जो कि समांथा का पीछा कर रहा था और इससे बचने के लिए समांथा एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। मास्क्ड मैन के जाते ही यहाँ जेसन नाम का एक लड़का आता है जो समांथा को अपने साथ लेकर मेन रोड की तरफ भागता है। मेन रोड के पास इन्हें एक पुलिस कार आती हुई दिखाई देती है, जिसे रोकने के बाद ये दोनों पुलिस को सब कुछ बताने लग जाते हैं कि तभी वहां वो मास्क्ड आदमी आ जाता है। पुलिस इस मास्क्ड मैन को देखते ही उस पर फायर करता है जिससे वो मास्क्ड मैन जमीन पे गिर जाता है। अब पुलिस ऑफिसर मास्क वाले आदमी का मास्क हटाता है और उसका चेहरा देखकर वो पता नहीं क्यों काफी डर जाता है। जब पुलिस ऑफिसर वापस जाने लगता है तो वो वहीं फिसल कर गिर जाता है और एक्सीडेंटली उसे अपने ही गन से गोली लग जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर समांथा और जेसन दोनों बहुत डर जाते हैं और वो पुलिस की कार लेकर यहाँ से निकलते हैं। ये दोनों फौरन अपने दोस्त माइक के घर पहुंचते हैं जहां वो माइक को बताते हैं कि एक मास्क पहना हुआ आदमी उनके पीछे पड़ गया है और उसने उनके दोस्तों को भी मार डाला है। तभी अचानक वो मास्क्ड मैन यहाँ भी आ जाता है और वो एक हैमर से इन पे अटैक करता है। जेसन फौरन घर का दरवाजा बंद करता है और वो एक शॉटगन उठा लेता है, लेकिन माइक जेसन से ये शॉटगन छीन कर खुद मास्क वाले इंसान को मारने जाता है। ऐसे में वो मास्क्ड मैन घर के अंदर घुस जाता है और वो माइक को तुरंत ही मार डालता है। ये सब देखकर जेसन शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये मास्क वाला इंसान माइक की बॉडी को एज ए शील्ड यूज करके जेसन तक पहुंच जाता है। इन दोनों के बीच हाथापाई होती है जिसमें वो मास्क्ड मैन जेसन को भी मार गिराता है। अब दोस्तों, इस लड़ाई के दौरान समांथा को घर में एक सीक्रेट दरवाजा मिल गया था जिससे होकर वो घर के बेसमेंट में पहुंच जाती है। यहाँ बेसमेंट में उसे कई रॉटन डेड बॉडीज दिखती हैं, जिसके बाद वो एक एक्स उठाकर मास्क्ड मैन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर मास्क वाला इंसान यहाँ आता और इन दोनों में हाथापाई होती है जिसमें समांथा मास्क वाले इंसान पे किसी तरह भारी पड़ती है। समांथा इस मास्क्ड मैन का मास्क हटा पाती है एंड टू हर सरप्राइज ये बंदा उसके कॉलेज का ही एक स्टूडेंट था जिसका नाम फ्रेड था। फ्रेड समांथा को याद दिलाता है कि लास्ट वीकेंड जब वो लोग पार्टी कर रहे थे तब आसमान से एक मीटियोर गिरा था और इस मीटियोर में से कई एलियन स्पाइडर्स निकले थे जो कि लोगों के मुंह के अंदर जाकर उन्हें इन्फेक्ट करने लग गए थे। फ्रेड इन स्पाइडर से बचने के लिए अपने मुंह पर आयरन मास्क लगा लिया था एंड देन वो उन सभी लोगों को मारने लग गया था जो कि इन्फेक्टेड थे। ये सब सुनने के बाद समांथा का सर 2 हिस्सों में अलग होने लग जाता है और हम भी उसके सर के अंदर उसी स्पाइडर को देखते हैं। समांथा प्लीड्स कि फ्रेड उसे मार दे और फ्रेड ऐसा ही करता है, यानी कि वो समांथा को मार डालता है। फ्रेड जब घर से बाहर आता है तो वहाँ उसे ढेर सारे एलियन स्पाइडर्स दिखते हैं एंड इसके बाद हम मॉर्निंग में फ्रेड को सिटी की तरफ कार में जाते हुए देखते हैं। यहाँ एज अ व्यूअर हमें फ्रेड के फेस पे कुछ स्क्रॉल होता हुआ सा दिखता है, विच मीन्स कि अब फ्रेड भी उन्हीं स्पाइडर्स से इन्फेक्ट हो चुका है। इसी के साथ पहली कहानी खत्म हो जाती है। नाउ दूसरी कहानी में हम डेविड और एना नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि इसी थिएटर में मूवी देखने आए थे।
मूवी स्क्रीन पर हम एना को देखते हैं जिसके फेस पर जलने के निशान थे। मूवी में एना डेविड के साथ एक डिनर टेबल पे बैठी थी जहां डेविड एना को बताता है कि उसकी मदर कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी है और वो एना के चेहरे को ठीक करवाने के लिए अपने सर्जन से बात करेंगी। इसके बाद एना सर्जन के पास पहुंच जाती है जहां सर्जन उसका चेकअप करते हैं और फिर उसके बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। एना को एक सपना आता है जहां सपने में वो देखती है कि उसकी और डेविड की शादी हो गई है, लेकिन तभी उसे डेविड की जगह पर वही प्लास्टिक सर्जन और उसकी नर्स दिखाई देती है जिससे एना डर जाती है। डर की वजह से उसकी नींद खुल जाती है जहां वो अपने सामने डेविड और नर्स को देखती है। डेविड एना के चेहरे की कुछ पिक्चर्स लेकर यहां से चला जाता है, जिसके बाद एना पेशेंट कॉल बेल प्रेस करके नर्स को बुलाती है और उससे एक मिरर मांगती है, लेकिन नर्स का कहना था कि फिलहाल एना अपना चेहरा नहीं देख सकती। इसके बाद रात को एना चुपचाप नर्स के केबिन में जाती है जहां उसे पता चलता है कि उसके चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी से सुधारने की जगह और भी बिगाड़ा जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, एना यह देखकर घबरा जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसी बीच उसे एक रूम से किसी की आवाज़ आती है और जब वो अंदर जाती है तो वहाँ उसे एक लेडी मिलती है जिसके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करके उसकी आँख और नाक दोनों हटा दिया गया था और एना इसे देखकर बुरी तरह डर जाती है। वो फौरन लिफ्ट से भागने लगती है, लेकिन हॉस्पिटल के सर्जन और नर्स उसे पकड़कर उसकी सर्जरी कर देते हैं। इसके बाद जब एना की आंखें खुलती है तो उसके सामने डेविड होता है जो उसे अपनी मदर से मिलने के लिए कहता है। डेविड के जाते ही एना अपने चेहरे से बैंडेजेस हटाती है और यहाँ वो अपने चेहरे को देखती है जो कि बहुत बुरी तरह से डिस्टॉर्टेड हो चुका था। एना अपना ही चेहरा देखकर डर जाती है और तभी डेविड अपनी मदर के साथ यहाँ आता है। यहाँ हम डेविड की मदर को भी देखते हैं जो कि अपीयरेंस में एना की तरह ही थी और उनका फेस भी उसी तरह डिस्टॉर्टेड था। इसके बाद हम थिएटर में एना को देखते हैं जहां वो अपने बगल में डेविड को मिसिंग पाती है और उसे ढूंढते हुए प्रोजेक्शन रूम में पहुंच जाती है। यहाँ प्रोजेक्शनिस्ट यानी कि जो मूवी का प्रोजेक्शन करता है वो उसे बताता है कि वो लोगों के नाइटमेयर्स को कलेक्ट करके यहाँ प्ले करता है और ये बात सुनकर एना चिल्लाने लगती है। इसी के साथ सेकंड स्टोरी खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी बेनेडिक्ट नाम के इंसान की है जो कि चर्च के फादर थे और वो भी थिएटर में फिल्म देखने आते हैं। थिएटर के बोर्ड पे मैसिथ नामक मूवी का टाइटल था और साथ ही बेनेडिक्ट वहां अपना नाम लिखा हुआ भी देखते हैं। नाउ थिएटर स्क्रीन पर बेनेडिक्ट देखते हैं कि उनके कैथोलिक स्कूल का एक स्टूडेंट पजेस्ड हो गया था और वो पजेस्ड बच्चा आत्महत्या करने के लिए स्कूल के टेरेस पे चढ़ गया था। उसे रोकने के लिए एक नन उस बच्चे के पास जाती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती बच्चा नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम डेनी नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने फ्रेंड की डेथ की वजह से बहुत परेशान थी। उसकी माँ उसे समझाती है कि उसकी फ्रेंड हमेशा उसके साथ है। इसके बाद हम फादर को देखते हैं जो उस नन के साथ इंटीमेट हो रहा था। रात को वो दोनों जब बाहर निकलते हैं तब वो दोनों चर्च के फ्लोर पर चारों तरफ ब्लड स्टेन्स देखते हैं और यहीं फ्लोर पर ब्लड से एक स्केरी फेस बना हुआ था जिसे देखकर फादर एंड वो नन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डैनी एक स्टूडेंट से किसी बात पर लड़ रही होती है, तब उसे बाहर एक डीमन दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। इसके बाद रात में सभी स्टूडेंट्स पजेस्ड हो जाते हैं, साथ ही उनकी आंखों से खून निकलने लगता है और वहीं दूसरी तरफ हम नन को देखते हैं जो कि उस डीमन के बारे में किसी एंशिएंट बुक में कुछ पढ़ रही थी। इस बुक से नन को पता चलता है कि इस डीमन का नाम मैसिथ है जो कि बैड कैरेक्टर वाले लोगों को पनिश करता है। नन फौरन फादर को जाकर इसके बारे में बताती है और इसी दौरान वहां वही लड़का आ जाता है जिसने स्टोरी के ओपनिंग में आत्महत्या किया था। वो लड़का एक डीमन बन चुका था और फादर उसे एक क्रॉस लेकर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डिमोनिक वॉइस में वो लड़का बताता है कि मैं डीमन नहीं हूँ, लेकिन वो उसके अंदर है और इतना कहकर वो गायब हो जाता है। अब फादर और नन को लगता है कि वो डैनी की बात कर रहा है, इसलिए वो डैनी को जान से मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी डैनी की मदर यहाँ आकर उसे बचा लेती हैं। इस पॉइंट पे नन को रियलाइज होता है कि वो डीमन डैनी नहीं बल्कि उसकी मदर के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वो डीमन सभी स्टूडेंट्स को पजेस करके उन्हें टॉर्चर करने लगता है और जब फादर और नन वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कि डीमन बच्चों के रूम में एंटर कर चुका है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स पजेस हो जाते हैं और वो सभी नन और फादर पे अटैक कर देते हैं। फादर और नन स्वॉर्ड्स लेकर इन पजेस्ड बच्चों का सामना करते हैं जिससे पूरे चर्च में खून खराबा हो जाता है और इसी दौरान डैनी की मदर चर्च की टेरेस पे आत्महत्या करने चली जाती है। नन उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नन को लेकर ही टेरेस से जंप कर जाती हैं जिससे डैनी की मदर की डेथ हो जाती है, बट नन जिंदा बच जाती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि अब वो उस डीमन से पजेस्ड हो गई थी। इसके बाद हमें थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहां फादर ये मूवी देखकर बहुत डर जाता है और तभी उसके पीछे प्रोजेक्शनिस्ट आता है और उन्हें जान से मार डालता है।
नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्टोरी, यहाँ हम हेलन नाम की एक लेडी को थिएटर में आते हुए देखते हैं और यहाँ वो स्क्रीन पर अपने बच्चों को देखती हैं, जहाँ वो और उसके बच्चे हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने के लिए गए हुए थे। इस मूवी की खास बात यह थी कि यहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा था और आसपास के सभी कैरेक्टर बहुत ही अगली और स्कैरी से अपीयर हो रहे थे। जब हेलन डॉक्टर से सारी बातें डिस्कस कर रही होती है तब डॉक्टर के पास उसकी असिस्टेंट का एक कॉल आता है एंड देन डॉक्टर हेलन से कहता है कि उसकी अभी एक मीटिंग है जिसमें उसे जाना पड़ेगा, इसलिए हेलन अगले दिन उससे मिलने आए। रूम से बाहर आकर वो देखती है कि उसके बच्चे बाहर नहीं हैं और वो उन्हें ढूंढने लगती है। इसी दौरान वो यहाँ पर काम करने वाले कुछ लोगों से भी मिलती है जो कि काफ़ी स्केरी लग रहे थे। ये सब चीज़ें देखकर हेलन बहुत डर जाती है, जिसके बाद वो अपने बच्चों को ढूंढते हुए एक रूम के बाहर पहुंच जाती है। यहाँ वो डॉक्टर और अपने बच्चों की आवाज़ सुनती है एंड देन उसे अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है। दरअसल वो एक मेंटल पेशेंट थी और डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये बच्चे भी उसके नहीं थे, बल्कि इन्हें बस उसको सपोर्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया था। डॉक्टर बता रहा था कि हेलन की हालत अब पूरी तरह बिगड़ चुकी है और अब उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। वो बताता है कि उन्होंने हेलन की बैग में एक गन रखा है ताकि वो खुद ही अपने आप को शूट कर ले। वो बच्चे पूछते हैं कि हेलन है कहाँ, जिस पर डॉक्टर कहता है कि वो इस वक्त दरवाजे के बाहर हमारी बातें सुन रही है। जिसके बाद हेलन उस रूम के डोर को ओपन करती है और अंदर जाकर वो उस डॉक्टर को शूट कर देती है। इसके बाद हेलन दोनों बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है। कहानी के एंड में हम हेलन को थिएटर में देखते हैं जहां वो अपने बैग से एक गन निकालकर खुद को शूट कर लेती है। नाउ फाइनल स्टोरी में हम राइली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो थिएटर के अंदर एंटर करता है और वो अपने आप को मूवी में एक स्टेज पर पियानो बजाता हुआ देखता है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उनकी कार में एक आदमी आ जाता है। यह आदमी राइली के सर पे गन रखकर उसे मारने की धमकी देता है एंड उसके पेरेंट्स को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है। राइली के डैड इस आदमी से लड़ते हैं, लेकिन गोली लगने से उनकी डेथ हो जाती है और उसकी मदर की भी इसी तरह से डेथ हो जाती है। राइली यहाँ से जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी राइली को भी जान से मार देता है। इसके बाद राइली की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ वो ठीक ठाक था। होश में आते ही वो अपनी मदर के बारे में पूछता है, जिस पे डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी मदर अभी यहाँ नहीं है और इसके बाद वो राइली को आराम करने के लिए बोलकर यहाँ से चला जाता है। नाउ मिडनाइट में राइली की आंख खुलती है और वो अपने बगल वाले पेशेंट को देखता है जो कि बहुत ही स्केरी अपीयर हो रहा था। राइली उसे किसी तरह इग्नोर करके सो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही आदमी यहाँ आता है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था और वो राइली को सोते वक्त ही जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले वो ऐसा करता, यहाँ रूम में एक नर्स आ जाती है और उसे देखकर वो आदमी यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद राइली की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में इधर उधर मरे हुए लोगों को घूमते हुए देखता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात केसी से होती है और वो राइली को बताती है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में जब राइली अपने रूम में होता है तब उसकी मदर उसके सामने होती हैं और वो राइली को अपने पास बुलाती हैं, बट इतने में ही केसी यहाँ आ जाती है, जिसे देखकर राइली की मदर गायब हो जाती है। अब इसके बाद केसी दूसरे रूम में जाती है तो वहाँ कोई केसी को जान से मार देता है। नाउ नेक्स्ट सीन में राइली वॉशरूम में होता है और तब यहाँ राइली के पेरेंट्स का मर्डरर राइली पे ही अटैक कर देता है, लेकिन राइली किसी तरह उस अटैक से बचकर भागता है। जब वो नर्स के रूम में जाता है तो वो देखता है कि नर्स को भी किसी ने मार दिया है। ये सब देखकर राइली बहुत कंफ्यूज हो जाता है और एक रूम में जाकर छिप जाता है जहाँ वो केसी की डेड बॉडी देखता है और वो केसी की डेड बॉडी के साथ ही छिप जाता है। अब वो मर्डरर इस रूम में आता है, लेकिन वो राइली को ढूंढ नहीं पाता, इसलिए वो इस कमरे से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही राइली इस कमरे से बाहर निकलता है वो मर्डरर राइली को देख लेता है और वो उसे चोक करने लग जाता है। इतने में ही राइली को अपनी ड्रीम में अपनी मॉम दिखाई देती है जो राइली को अपने पास बुलाती है और यहाँ ड्रीम में राइली को केसी भी दिखाई देती है जो उसे ऐसा करने से रोकती है। जिसके बाद वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उस मर्डरर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में जब डॉक्टर्स राइली को यहाँ से ले जा रहे होते हैं तो वो केसी और अपने पेरेंट्स को एक साथ खड़ा हुआ देखता है और उसे वो मर्डरर फिर से दिखाई देता है जो कि जिंदा उसके सामने खड़ा हो गया था। इसके बाद हमें थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ राइली प्रोजेक्शनिस्ट से पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। इस पर प्रोजेक्शनिस्ट उसे बोलता है कि तुम तो नहीं बट बाकी सब मर गए हैं। और अब हम राइली के पीछे सीट पर बैठे हुए उन सभी कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि अपनी अपनी स्टोरी में मर चुके थे। अब प्रोजेक्शनिस्ट राइली को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और इसके बाद सुबह होती है और प्रोजेक्शनिस्ट सभी मूवी रील्स को शेल्फ पे लगाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे मूवी रील्स को कलेक्ट कर रखा था विच सिंपली डिपिक्ट्स कि यहाँ इतने सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। इसी के साथ नाइटमेयर सिनेमा फिल्म खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी एंड आई नो आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था। वेल इससे रिलेटेड काफ़ी सारी थियरीज हैं और मैं एक एक करके उनमें से कई थियरीज को एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि मैंने फिल्म की शुरुआत में कहा था, ये फिल्म एक एंथोलॉजी है एंड एज एक्सपेक्टेड इसमें 5 शॉर्ट स्टोरीज दिखाई गई हैं जो कि हॉरर मूवी के डिफरेंट जॉनरा को डिपिक्ट करती हैं। अब ऑल्दो हमें उस मूवी प्रोजेक्शनिस्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था एज इफ वो डेथ कलेक्टर था जो कि इन लोगों को उनकी ही लाइफ एज अ मूवी दिखा रहा था। इन सभी लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ बहुत हॉरिफिक सफ़र किया था और ये सब मर चुके थे, जिसके बाद हेवन या हेल में भेजने से पहले उन्हें उनकी लाइफ को एज ए हॉरर मूवी दिखाया जा रहा था। फर्स्ट स्टोरी में समांथा किसी सीरियल किलिंग का शिकार हुई थी और वो अपने आप को एक स्लैशर हॉरर मूवी में देखती है। मूवी ओवर होने के बाद हम समांथा को दोबारा नहीं देखते, विच माइट डिपिक्ट कि उसे हेवन या हेल में से किसी एक में भेज दिया गया। सेकेंड स्टोरी में एना अपने लवर डेविड और उसकी मदर के बारे में जान पाती है, जिसके बाद मूवी खत्म होने पर डेविड गायब हो चुका था एंड श्योरली एनफ उसे हेल भेज दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज सिंस। थर्ड स्टोरी में फादर ने अपनी ही नन के साथ रिलेशन रखकर एक सिन किया था और वो अपनी लाइफ को एज ए मूवी देखता है, जिसके बाद प्रोजेक्शनिस्ट उसे आकर जान से मार देता है। एंड आपने ध्यान दिया होगा कि ये मूवी एक टिपिकल पोजेशन और हॉरर नन चर्च उस टाइप की मूवी टाइप का एक डिपिक्शन था। दिस माइट ऑल्सो डिपिक्ट कि सिन करने वाली सोल को मरने के बाद भी सफ़र करना पड़ता है। फोर्थ स्टोरी में हेलेन अपनी लाइफ की स्टोरी देखती है जहां उसने अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से डॉक्टर को जान से मार दिया था और मूवी खत्म होते ही वो अपनी गलती रियलाइज़ करती है और इस बार वो खुद को शूट कर लेती है। कमिंग टू द लास्ट स्टोरी, राइली अपने पेरेंट्स को अपने आगे मरते हुए देखा था और इसके बाद वो मर्डरर राइली को भी मार देता है। राइली की सोल मुक्त नहीं होती और वो अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए भटकती रहती है। वो सीन जहां राइली उस मर्डरर को मारने के बाद हॉस्पिटल से बाहर जा रहा होता है, वहां हम उन सभी लोगों को खड़ा देखते हैं जो कि दरअसल मर चुके थे। मूवी एंड होने के बाद प्रोजेक्शनिस्ट राइली को यहां से भाग जाने के लिए कहता है, विच माइट डिपिक्ट कि प्रोजेक्शनिस्ट ने डिसाइड किया था कि वो राइली को वापस लाइफ जीने का एक मौका देगा। मूवी के एंडिंग सीन में हम ऐसी बहुत सी रील्स देखते हैं विच डिपिक्ट्स कि प्रोजेक्शनिस्ट के पास हर इंसान के जीवन का लेखा जोखा है और जिसने जैसा लाइफ व्यतीत किया है उसे एंड में अपनी लाइफ की वैसी ही झलक मिलेगी। यानी कि इफ़ यू हैव लेड अ हॉरिबल लाइफ तो आपकी मूवी आपके लिए उतनी ही डरावनी होगी। अब ये तो थी एक डिपिक्शन जिसमें आफ्टर लाइफ की थोड़ी बहुत बात हुई, लेकिन दूसरे डिपिक्शन के हिसाब से ये जो प्रोजेक्शनिस्ट था वो एक्चुअली में किसी तरह का ईविल एंटिटी था जो कि लोगों को उनकी सबसे बुरी नाइटमेयर दिखाकर उनके सोल को कलेक्ट करता था। जी हाँ दोस्तों, वो नाइटमेयर्स दिखाकर लोगों को डराता था एंड देन उन लोगों को थिएटर में मार डालता था। अब इस थियरी में ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर राइली को उसने क्यों छोड़ दिया। हो सकता है उसका कुछ एक मोरल कंपस होगा कि ठीक है, मैं ऐसे ही लोगों को मारूंगा जिसने सिन कमिट किया है एंड मे बी राइली का सिन उतना कुछ नहीं होगा उसके लाइफ में। ये थियरी मूवी के एंडिंग सीन को भी काफ़ी अच्छे से समझा पाती है, जहां हम देखते हैं कि प्रोजेक्शनिस्ट के पास एक्चुअली में बहुत सारे रील्स थे, यानी कि इस थिएटर में कई समय से कई लोग आ रहे हैं जो कि मर रहे हैं और उन सब की लाइफ की मूवी प्रोजेक्शनिस्ट के पास अवेलेबल है। तो यहाँ मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप किस थियरी में बिलीव करते हैं, इस दूसरी वाली थियरी में या फिर पहली आफ्टर लाइफ वाली थियरी में। यहाँ आप किसी भी चीज़ को मान सकते हैं, इनफैक्ट आपकी कुछ अपनी नई थियरी भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए और मुझे ढेर सारी डिफरेंट थियरीज बताइए। ये सब पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है एंड आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। Peace.